हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट किया था जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी। जी हाँ, थोड़ी लंबी थी वीडियो, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। उसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। आज और अगली वीडियो में बस यही टॉपिक चलेगा, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं शुरू करना प्रेफर करने वाला हूँ। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी थी तो देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस है ना, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। 6 स्टेप्स हैं बेसिकली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, फीजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज टू इंप्लीमेंट द बिजनेस प्लान। आज की वीडियो में मैं आपसे शुरू के 2 टॉपिक डिस्कस करूंगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, और बाकी के 4 अगली वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब एक एंटरप्राइज लॉन्च करने से पहले जो एंटरप्रेन्योर है उसको ना सारे जो बिजनेस जो उसने चूज़ किया है उसके लिए जितने भी फैक्टर्स हैं जो उसके टाइप ऑफ बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो उनको स्टडी करना होता है अच्छे से। हो सकता है कि उसकी वजह से उसका टाइप ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए। तो जितनी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको उन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट करना है और एक्सप्लोर करना है। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटी सीकर की तरह होता है। तो उसको ना एक अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करनी है होती है। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योरियल रिस्पॉन्स है, उन दोनों को अगर अच्छे से मिला दो तो एक नई एंटरप्राइज का बहुत बढ़िया फाउंडेशन बन के आती है। अब भैया, बिजनेस वर्ल्ड में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बट सब लोग उन्हें देख नहीं सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जो कॉन्स्टेंटली हर वक्त नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं। ऐसी किसी के पास बाई चांस नहीं आ जाती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जो एंटरप्रेन्योर है उसे अलग अलग सोर्सेज से नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। क्या क्या सोर्सेज होते हैं उसके, वो सारे हम डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। और उसको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको ना इकोनॉमिक आइडिया की तरह कह सकते हैं, कि जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि बिजनेस क्रिएट करके पैसा कमाया जा सके, प्रॉफिट्स कमाए सके। अब एक अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योर को 2 चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं। पहला, कि जो प्रोडक्ट वो बनाने वाला है उसके लिए अच्छी मार्केट अवेलेबल है। दूसरा, कि जितना वो पैसा लगाएगा उस इन्वेस्टमेंट पे उसका रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होना चाहिए, जितना उसको ठीक लगे कि हाँ भाई इतना तो होना चाहिए मिनिमम। तो वो सारी चीज़ें उसको पहले से देखनी होती हैं। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, वो है आइडिया जनरेशन। अब देखो, अब जो डायनेमिक एंटरप्रेन्योर है उसके लिए पहला टास्क क्या आएगा कि वो आइडिया जनरेट करेगा, कि भैया जो ऐसा आइडिया हो जो नया हो और आगे यूज़ के लिए वर्थवाइल लगे। इसमें काफ़ी सारी क्रिएटिविटी होती है एंटरप्रेन्योर की तरफ से। जो बिजनेस आइडिया है वो मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बेसिस पे आता है। ये रियल एक जो प्रोडक्ट है ना या कोई सर्विस है उसकी जो रियल डिमांड होती है उससे ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर है उसमें क्या है यार, उसका ना कीन और ओपन माइंड होना चाहिए कि वो बिजनेस आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सके, जनरेट कर सके। अब बिजनेस आइडिया सेलेक्ट करते हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखने होते हैं। 4 पॉइंट्स से सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो बिजनेस आइडिया है वो एंटरप्रेन्योर को इनेबल करे कि वो अपने टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल कर सके। अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास नॉलेज है कोई स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की, तो या फिर हो सकता है मतलब उसको पहले से एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, जो भी है उसको अगर नॉलेज है तो वो उसके लिए ना काफ़ी ईजी रहेगा ऐसी टेक्निक्स को इफेक्टिवली मैनेज करना। दूसरा पॉइंट है कि जो अब प्रोडक्ट और सर्विस अगर हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्विस होती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए अगर वो लोकली अवेलेबल है ना तो बहुत बढ़िया रहता है, इम्पोर्टेड से बेटर रहेगा। थर्ड है, जो आपका प्रोडक्ट है आपको ये इंश्योर करना है कि जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट उसकी कोई डिमांड तो है, ऐसा नहीं, और डिमांड है साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि यार ये ना फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में कि कोई भी इसका खरीद सकता है। तो डिमांड भी है और इतनी आसानी से प्रोडक्ट मिलता भी नहीं है मार्केट में। तो बेसिकली ना ये अच्छा आइडिया रहेगा। फोर्थ पॉइंट है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ऐसा होना चाहिए यार कि ना मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर सके। जो प्रोडक्ट है हो सकता है वो मार्केट में अवेलेबल हों जो डिमांड को पूरी तरीके से मीट ना करते हों या सेटिस्फैक्टरी तरीके से ना करते हों। कई बार ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है ना वो किसी और प्रोडक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करना होता है, लेकिन वो दूसरा कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता। तो ऐसी मार्केट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो अटेम्प्ट किए जाते हैं उसी से बिजनेस आइडियाज़ आते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज़ की। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होते हैं, वो अलग अलग सोर्सेज से आइडियाज़ लाते हैं नए नए। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं यार? सबसे पहले हो सकता है सर्वे ऑफ मार्केट्स। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स का सर्वे करता है ये समझने के लिए कि भैया अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्या डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन चल रही है, ठीक है।
तो वो जो ऐसे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन वो लेता है कि जिसकी जो है ना सप्लाई बहुत कम है, ज़्यादा लोग बेच नहीं पा रहे हैं और जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, तो ऐसे में वो उसका प्रोडक्शन करना प्रेफर करेगा। अब इसमें ना आपको फ्यूचर डिमांड उसकी एस्टिमेट करनी है, आपको जो जितने भी चेंजेस होते हैं फैशन में, इनकम लेवल में, टेक्नोलॉजी वगैरह में, उन सबको अच्छे से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, अब जो डिमांड है ना उसके ट्रेंड आपको समझना है, और जो प्रोडक्ट के जो यूज़र्स हैं, जो पोटेंशियल यूज़र्स हैं, उनका कॉम्पोजिशन और पैटर्न को समझना है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स होते हैं, वो जो एडवाइस देते हैं उसको भी ज़रूरत होती है, वो भी आपको अच्छे से लेनी चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट एनालिसिस कर सको, मार्केट का सर्वे कर सको। ठीक है, अब इसी में आपका दूसरा पॉइंट आता है सर्वे ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। मतलब किसमें, ये जो आपके सोर्सेज बता रहा हूँ मैं उसमें। अब देखो, अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ भैया इस प्रोडक्ट की तो बहुत डिमांड है, तो आप जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि भैया उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, पूरा सर्वे लो उनका अच्छे से। इससे पता चलेगा कि उनको अपने प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स की ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं। तो जो लोगों की प्रेफरेंसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट बनता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में। थर्ड है इसमें सर्वे ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो भाई भर भर के मिल रहे हैं, तुम्हें मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्कार्स होते हैं भाई, स्केयर होते हैं भैया, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, वो आसानी से नहीं मिलते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है ना, तो आपको मतलब ऐसा पूरा देखना चाहिए, इनका पूरा सर्वे करना चाहिए प्रोडक्ट बनाने से पहले कि जितने मटेरियल्स हैं, मशीन हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कैपिटल हैं, वो आसानी से मिलते हैं या नहीं। अगर ढंग से मिलेंगे ही नहीं, आसानी से आपको मिलेंगे ही नहीं रिसोर्सेज, तो न्यू एंटरप्राइज जो आपका है वो सक्सीड ही नहीं कर पाएगी। फोर्थ है इसमें ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस। अब ये जैसा आप जानते ही यार, इतने ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस होते रहते हैं इंडिया में भी, पूरी दुनिया में भी। दिल्ली वालों आपने सुना होगा जो बुक फेयर होता है, ट्रेड फेयर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब होते रहते हैं। ऐसे फेयर्स पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डीलर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के लिए लगाते हैं, सेल के लिए लगाते हैं। ऐसे फेयर में जाने से आपको नए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ पे आप अपना कोलैबोरेशन, डीलरशिप, फ्रेंचाइजी वगैरह भी कर सकते हो। फिफ्थ इसमें पॉइंट है इंस्टीट्यूशंस। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेटअप किए हैं, वो इसलिए होते हैं कि भैया एंटरप्रेन्योर्स को मदद कर सके कि उनकी जो बिजनेस आइडियाज़ हैं उनको डिस्कवर और इवेल्युएट करने में। वो ना इनको टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग और बाकी एरियाज़ में एडवाइस और असिस्टेंस भी देते हैं। कई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स ऐसे हैं जो ऐसे प्लॉट्स और शेड्स वगैरह लाए हैं ताकि जो नए नए वेंचर्स हैं वो वहाँ पे अपना काम कर सकें। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इनसे रिलेटेड जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। सिक्स्थ इसमें है प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रमोशन के लिए बनी है, और जो प्राइवेट कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब जो है ना, ये अपनी प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स जो हैं पब्लिश करती हैं अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से। इसमें ना पूरी डिटेल में इनका एनालिसिस होता है यार, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग रिक्वायरमेंट जो भी नए प्रोजेक्ट्स की होती हैं वो सब। अब ऐसे एक एंटरप्रेन्योर को इन ऐसी स्टडी प्रोफाइल्स को, जो आपकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स हैं, इनको ढंग से पढ़ना चाहिए ताकि उसकी अपनी बिजनेस रिलेटेड उसको ना सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाए, जिस भी बिजनेस में वो घुसना चाहता है। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले सकता है ताकि वो अपना सबसे ज़्यादा फीजिबल प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सके। सेवन्थ पॉइंट है इसमें स्टडी ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स। अब हर रोज़ नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आते रहते हैं, रोज़ ही आते हैं भाई। अब इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी यार? न्यूज़पेपर से, बिजनेस मैगजीन से, अदर पब्लिकेशन से, फिर तुम्हारे यार आजकल तो सब इंटरनेट पे मिल ही जाता है, तो सबसे बढ़िया सोर्स वही है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट से अगर आपको टच में रहना है तो एंटरप्रेन्योर जो है ना, इससे क्या होगा कि वो नया प्रोडक्ट लोकल मार्केट में लॉन्च कर सकता है। तो वो जो है फॉरेन कंपनी से टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स भी कर सकता है। अब ये तो हो गए हमारे सोर्सेज कि भैया आपको जो वो है आइडियाज़ बिजनेस के, वो कहाँ से मिलते थे। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रोजेक्ट आइडिया का जनरेशन है वो बेसिकली उसकी स्टार्टिंग होती है। तो अब जो एंटरप्रेन्योर है उसको अलग अलग जो पोटेंशियल स्टडीज़ हैं वो पढ़नी होती है। अब यार कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बाकी प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ CII। ये सब जो है ना, ये काफ़ी स्टडीज़ वगैरह करते रहती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यार? पहला हो गया कि एरिया की स्टडी होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया जैसे बैकवर्ड एरिया हो गया या डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके डेवलपमेंट का क्या पोटेंशियल है वो बताए।
दूसरा कि सब सेक्टोरल स्टडीज़ होती हैं, जैसे अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर्स होते हैं ना, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बताता है ये, जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह का हो गया। थर्ड, जो रिसोर्स बेस्ड स्टडीज़ हैं ये आइडेंटिफाई करती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कि नेचुरल और इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए, जैसे आपके फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो रबड़ यूज़ करती हैं। फोर्थ, कि जो लोगों के अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों के जो कंजम्पशन के पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करना। फिफ्थ है जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है उनका सर्वे करना। फिर है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़, और आखिरी है आपका जो आपके इंडस्ट्रियल चैम्बर्स हैं जैसे CII, FICCI, एसोचैम, इनसे जो डिमांड फोरकास्ट होती हैं इसमें वो सब आ जाता है आपका। ठीक है, अब इसमें है फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। इस स्टेज पे जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं उनको पूरे अच्छे से उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है, उनको देखा जाता है, जो उनके क्राइटेरियाज़ होते हैं, ठीक है, उनको हटा दिया जाता है जो बढ़िया नहीं लगते, और बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट किया जाता है। अब जो आइडिया सेलेक्ट करते हुए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 4 पॉइंट्स हैं इसमें, 4 नहीं है 5 हैं। पहला पॉइंट कहता है जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, वो उसकी जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स से मैच करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत है प्रोजेक्ट को, या जैसे आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल नो हाउ, रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, वो अच्छे से उनको मिल जाए, अश्योर हो जाए बस। ठीक है। थर्ड है जो कॉस्ट है आपके प्रोजेक्ट की वो ठीक होनी चाहिए, उस पर मतलब आपको इन्वेस्टमेंट पे रीजनेबल रिटर्न्स मिलना चाहिए। फोर्थ है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या जैसे उनका ना क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब आपको कंसिडर करना होता है, आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कंपटीशन वगैरह वगैरह। और फिफ्थ है कि जो प्रोजेक्ट आइडिया है उसको ना आपको पूरा देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, इन सब के साथ भी उसको चलाना पड़ता है साथ ही साथ। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो लास्ट में, ये है रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मन करे पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 2 स्टेप तो हो गए, हम बाकी के 4 स्टेप मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, वरना ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बस यार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मिस मत करना। और अगर आपको नीचे ना लाइक और जो डिसलाइक वगैरह का बटन होता है उसमें साइड में अगर आपको थैंक्स का बटन दिखता है तो ये बात आपके लिए है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहो तो उस बटन से कर सकते हो, और अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ टाइम बाद दिखने लग जाएगा। तो उम्मीद है यार आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फ़ायदा सबका होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं बोलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।